नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। फिर से 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। और आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, प्र उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ए अनुशासन, बी प्रगति, सी उपकार, डी परिणाम। तो दोस्तों, उपसर्ग कौन सा है और उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, ये दोनों बातें इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के आगे जुड़ता है। और आपसे पूछा है प्रा उपसर्ग, तो कोई एक ही शब्द है जिसमें प्रा लगा है, बाकी सब तो कहीं और से शुरू हो रहे हैं। अर्थात एक ही शब्द है जो प्रा से शुरू हो रहा है, और वही आपका आंसर हो जाएगा बी प्रगति। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? ए पन, बी ता, सी बान या डी मय। तो देखिए शब्द क्या है, सुंदरता। सुंदरपन नहीं है, सुंदरता है। सुंदरबान भी नहीं है और सुंदरमय भी नहीं है। तो दोस्तों, जो आया है अंत में, जो सबसे अंत में आया है, वही तो प्रत्यय होगा, क्योंकि प्रत्यय हमेशा मूल शब्दों के पीछे जोड़ते हैं। और इसीलिए आपका सही उत्तर है ता। देखिए प्रश्न तीसरा, जलधन आशय का संधि रूप है। ए जलाशय, बी जलाश्रय, सी जलयाशय या डी जलाश। तो देखिए, जब जल और आशय की संधि होगी तो जल में अंतिम वर्ण आ है और आशय में प्रथम वर्ण आ है। यदि आ और आ का मेल होगा तो बड़ा आ आएगा, और यदि ला के साथ में बड़ा आ जुड़ेगा तो ला में बड़ा आ का डंडा आएगा। अब लास्ट का शब्द देख लेते हैं क्या है। लास्ट का शब्द है दोस्तों आशय। आशय, तो जिसमें जलाशय पूरा शब्द है, वही तो सही होगा। जलाश्रय तो नहीं होगा, क्योंकि साकाश्रा नहीं बनेगा। जलयाशय नहीं होगा, क्योंकि मात्रा या में नहीं ला में जुड़ेगी। और जलाश भी नहीं होगा, क्योंकि या तो अंत से कटेगा नहीं। तो हमारा ए जलाशय सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न 4, राजपथ में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि या डी अव्ययी भाव। दोस्तों, संधि करें या समास, विग्रह करना इम्पोर्टेंट है। यदि हम विग्रह या विच्छेद नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि वास्तव में समास या संधि है कौन सी। तो यदि हमें समास जानना है तो बहुत ज़रूरी है कि समास का समस्त पद का सामासिक विग्रह करें। और यदि हम विग्रह करेंगे तो राजपथ का हो जाएगा राजपथ, संयुक्त है ना, समस्त पद है। अब यदि इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा राजा का पथ, अर्थात ऐसा पथ जिस पर राजा चलते हैं। अब बताइए, राजा का पथ, इसमें ऐसा क्या आया है जिससे समास का निर्धारण हुआ है? कमेंट में आंसर दीजिए। ये द्वंद्व होगा, बी तत्पुरुष होगा, सी बहुव्रीहि होगा या डी अव्ययी भाव होगा। देखिए, राजा का पथ, बच्चों जब राजा का आया है अर्थात एक विभक्ति आई है ना, विभक्ति जिसका लोप हो जाता है, किस समास में लोप होता है और विभक्ति है कौन सी? विभक्ति आई है का। का किसका घोतक है? का घोतक है संबंध कारक का।
और कारक विभक्ति का लोप किस समास में होता है? द्वंद्व में होता है, तत्पुरुष में होता है, बहुव्रीहि में होता है या अव्ययी भाव में होता है? कि जिसमें कारक विभक्ति का लोप होगा वही समास हमारा उत्तर हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा उत्तर हो जाएगा बी तत्पुरुष, क्योंकि बी तत्पुरुष में अर्थात तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है, जो समास विग्रह करने पर पुनः वापस मिल जाता है। अब देखते हैं प्रश्न 5। नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए भोजन कराना, बी कठिनाई में डालना, सी हंसाना या डी भाग जाना। नाको चने चबवाना मुहावरा है। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि भोजन नहीं हो सकता, क्योंकि नाक से चने नहीं चबाए जा सकते। चबाने का काम दांत का है, नाक का नहीं है बच्चों। और यदि कोई आपसे कहे कि नाक से चबाओ, तो क्या आप करोगे? सुविधा रहेगी या कठिनाई? कठिनाई होगी ना, तो यही हो जाएगा, कठिनाई में डालना। नाक से चने चबाने का अर्थ है कठिनाई में पड़ना। और यदि कोई आपको नाको चने चबवा रहा है, अर्थात वह आपको कठिनाई में डाल रहा है। ऑप्शन बी कठिनाई में डालना सही आंसर है। घर का जोगी जोगड़ा लोकोक्ति का अर्थ है। ए घर छोड़ देना, बी अपने व्यक्ति का सम्मान न होना, सी योग करना या डी सन्यासी बनना। दोस्तों ये आधी है लोकोक्ति। पूरी लोकोक्ति इस प्रकार है। घर का जोगी जोगड़ा अन गाँव का संत। अर्थात यदि घर में प्रतिभावान व्यक्ति भी है तब भी उसकी प्रतिभा का सम्मान नहीं होता, और कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए जो थोड़ा कम प्रतिभावान है तब भी उसकी प्रतिभा का सम्मान होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपने व्यक्ति का सम्मान ना होना। प्रश्न 7। जो पढ़ने योग्य हो के लिए शब्द बताइए। क्या शब्द होगा इसके लिए? ए पठनीय, बी पाठक, सी पठन या डी पाठ। जो पढ़ने योग्य हो उसको क्या कहेंगे? ए पठनीय, बी पाठक, सी पठन या डी पाठ्य। तो दोस्तों जो पढ़ने योग्य होता है वो है पाठ्य होता है, जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक। पठन का अर्थ पढ़ना होता है, पाठक का अर्थ पढ़ने वाला होता है, और पठनीय का अर्थ होता है पढ़ने के योग्य। अच्छा, पाठ्य का अर्थ पढ़ा जाने वाला, पाठ्य का अर्थ पढ़ा जाने वाला, पठनीय का अर्थ पढ़ने योग्य। पाठ्य का अर्थ होगा दोस्तों पढ़ा जाने वाला, जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक, जिस बुक से आप पढ़ते हो उसको कहेंगे पाठ्य पुस्तक, और पठनीय का अर्थ होगा पढ़ने योग्य। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। ए उषा, बी दिवस, सी निशा या डी प्रभात। देखिए दिवस तो दिन को कहते हैं, उषा सुबह को कहते हैं, और प्रभात भी सुबह को कहते हैं। अब बचा क्या हमारा? निशा। यही हो जाएगा दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है, अंधकार का विलोम शब्द है। ए तम, बी छाया, सी प्रकाश और डी रात्रि। दोस्तों अंधकार को ही तम कहा जाता है। छाया में अंधकार हो सकता है, रात्रि में भी अंधकार होता है, किंतु प्रकाश एकमात्र शब्द है जो अंधकार का विलोम होता है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। अगला प्रश्न है, बालक खेल रहा है में क्रिया है। बालक खेल रहा है अथवा रहा, तो सही उत्तर हो जाएगा पूरा, खेल रहा है। बालक करता है
और खेल रहा है क्रिया हो जाएगी। गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक अथवा डी समूहवाचक। तो आप बताइए, क्या गंगा बहुत सारी हैं? गंगा बहुत सारी हैं? यदि नहीं तो जातिवाचक नहीं होगा और भाववाचक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गंगा को देखा जा सकता है, उसके जल को स्पर्श किया जा सकता है, उसका पान किया जा सकता था। भाववाचक तो नहीं होगा। यदि केवल एक है, गंगा केवल एक है, तो व्यक्तिवाचक जरूर हो जाएगा और समूहवाचक भी नहीं होगा। तो सी व्यक्तिवाचक ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 3 लड़के में 3 कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी प्रमाणवाचक या डी सार्वनामिक। देखिए, 3 गुण तो नहीं हो सकता, संख्या बताएगा। 3 क्या है? संख्या है। यदि संख्या बताएगा तो दोस्तों संख्यावाचक हो जाएगा। महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं? ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी छायावाद या डी आधुनिक काल। तो देखिए, भक्तिकाल की तो है हमारी मीराबाई, कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, रहीम जी हैं, तुलसीदास जी हैं, मीराबाई हैं भक्तिकाल के। किंतु हमसे पूछा है महादेवी वर्मा और ये है हमारी सी छायावाद की। गोदान के लेखक, दोस्तों ये मैं आपको बराबर बताती आ रही हूँ लगातार बार बार कि गोदान के लेखक कौन हैं। ए प्रेमचंद, बी प्रसाद, सी पंत या डी दिनकर। आंसर कमेंट में लिखिए जल्दी से। गोदान के लेखक वही हैं जिन्होंने मंगलसूत्र को लिखा है, अथवा गोदान के लेखक वही हैं जिन्होंने सेवा सदन लिखा है, अथवा गोदान के लेखक वही हैं जिन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। दोस्तों, प्रसाद जी हैं छायावाद के प्रवर्तक, पंत जी हैं प्रकृति के सुकुमार कवि और दिनकर जी को कहा जाता है द्वितीय राष्ट्र कवि, किंतु प्रेमचंद जी को कहा जाता है कलम का सिपाही और इन्होंने ही रचना की है सेवा सदन की, रंगभूमि की, कर्मभूमि की। दोस्तों, यही है रचयिता गोदान के। भारत भारती किसकी कृति है? तो मैंने बताया था भारत भारती किसकी कृति है, पढ़ा चुकी हूँ मैं। और भारत भारती जिसकी कृति है उसी ने साकेत की रचना की है। साकेत का रचयिता भी वही है, यशोधरा की रचना भी उसी ने की है तथा उसे भारत का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। आंसर जल्दी से कमेंट में लिखिए दोस्तों, कौन है वो? ए निराला, बी मैथिली शरण गुप्त, सी दिनकर या डी महादेवी वर्मा। और सही आंसर है बी मैथिली शरण गुप्त। इन्हीं ने दोस्तों साकेत की रचना की है, इन्हीं ने यशोधरा को लिखा है, इन्हीं ने भारत भारती की रचना की है और इन्हें ही कहा जाता है भारत का राष्ट्र कवि। कलम का सिपाही किसका उपनाम है? इसका आंसर मैं अभी अभी दे चुकी हूँ, बताइए जल्दी से कमेंट में। ए निराला, बी प्रेमचंद, सी प्रसाद या डी बच्चन। जरा एक क्वेश्चन का आंसर और दे दीजिए, बच्चन करके जो कविवर हैं उनका वास्तविक पूरा नाम क्या है? कमेंट में आंसर लिखिए। कविवर बच्चन जी का पूरा नाम क्या है? और कलम का सिपाही की बात कर रहे थे तो ये वही हैं जिन्होंने गोदान की रचना की है, जिन्होंने गबन की रचना की है, जिन्होंने सरोज स्मृति लिखा है तथा जिन्होंने पंच परमेश्वर लिखा है। इतनी हिंट मैंने दे दी है, अब बता दीजिए भाई नाम क्या है? नाम बताइए दोस्तों, क्या है कलम के सिपाही का? सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। इनका मैंने बताया था वास्तविक नाम धनपत राय है। रश्मि रथिया के रचयिता हैं
ए पंत, बी दिनकर, सी प्रसाद या डी निराला। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रश्मि रथी के रचयिता वही हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र को लिखा है, जिन्हें भारत का द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है, अथवा मैं कहूँ कि जिन्होंने उर्वशी की रचना की है उन्हीं ने रश्मि रथी की भी रचना की है। बताइए जल्दी से, नाम बताइए उनका, क्या नाम है। और दोस्तों इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। वीरों का कैसा हो बसंत की रचयिता हैं ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी मीरा और डी अमृता प्रीतम। कल भी इस प्रश्न को लेकर आई थी मैं और आज भी ये प्रश्न आया है। तो बताइए दोस्तों, कमेंट में आंसर लिखिए कि वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है। मैं बस हिंट दे सकती हूँ, ये उनकी रचना है जिन्हें वीर रस की कवित्री कहा जाता है। बताइए, नाम बताइए। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी। दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ही झांसी की रानी भी लिखा है। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी प्रसाद या डी पंत। इन चारों में से राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, मैं ये बार बार बता चुकी हूँ। तो जल्दी से आंसर करिए, कमेंट में लिख के बताइए कि राष्ट्र कवि वास्तव में किस कवि को कहा जाता है। बी मैथिली शरण गुप्त। यामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? दोस्तों यामा उन्हीं की कृति है जिन्होंने मेरा परिवार लिखा है, जिन्होंने नीरजा लिखा है, जिन्होंने नीहार लिखा है तथा जिन्होंने दीप शिखा लिखा है। सही उत्तर है सी महादेवी वर्मा। प्रयास करती हूँ एक ही प्रश्न में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। वह शेर की तरह लड़ता है में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति में वह शेर की तरह लड़ता है में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी अनुप्रास या डी यमक। तो दोस्तों वह कैसे लड़ता है? आप कहेंगे शेर की तरह, और यदि शेर की तरह लड़ रहा है तो शेर की उपमा दी जा रही है, और जहाँ पे उपमा दी जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है साथियों। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? अब देखिए वहाँ पे उपमा दी गई थी किंतु यहाँ पर उपमा नहीं दी गई। यहाँ पर चरण को कमल कहा गया है, और जहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया जाए दोस्तों, वहाँ अलंकार कौन सा होता है? वहाँ अलंकार कौन सा होगा बताइए। थोड़ा विस्तार से समझते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तो चरण कमल में हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। अब बात करते हैं उपमा की, तो इस उपमा अलंकार में उपमा दी जाती है, किसी श्रेष्ठ से उपमा दी जाती है। और सी अनुप्रास अलंकार में दोस्तों वर्ण की आवृत्ति होती है, बार बार एक ही वर्ण आता है। डी उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में जनु जानो, मनु मानो, जैसे तैसे, जाना हो मानो जैसे शब्द आते हैं। यही इसकी पहचान होती है, सरल पहचान यही होती है। जनु जानो, मनु मानो जैसे शब्द आते हैं। तो अब आशा है चारों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। फिलहाल बात कर रहा है चरण कमल की, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। वीर रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? प्रश्न 23 में है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ए शोक, बी उत्साह, सी रति या डी भय। तो दोस्तों ए शोक, शोक स्थायी भाव होता है करुण रस का, बी उत्साह स्थायी भाव होता है वीर रस का, सी रति स्थायी भाव होता है श्रृंगार रस का, और डी भय स्थायी भाव होता है भयानक रस का। हमसे पूछा है वीर रस को, तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा बी उत्साह।
अब पूछा है दोस्तों करुण रस का, तो करुण रस का मैंने हाल ही में बताया है, पिछले प्रश्न में ही बताया है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, उत्तर कमेंट में लिखिए। केवल एक हास है जिसको मैंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है आज की प्रश्नोत्तरी में। रोज तो करती हूँ, आज ही नहीं किया है तो स्पष्ट कर देती हूँ। हास स्थायी भाव है हास्य रस का, जहाँ पर हंसी की भावना आ जाए। जब किसी काव्य पंक्ति को पढ़कर अथवा सुनकर मन में हंसी का संचार हो, हास्य का संचार हो, तो उसे हम हास्य रस कहेंगे। बाकी हमसे पूछा था करुण रस का स्थायी भाव, तो मैं आपको पिछले प्रश्न में बता चुकी हूँ। अभी आपको ये करना है दोस्तों, अभी मैं नहीं बताऊंगी। जल्दी से कमेंट में आंसर लिखिए। और सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी शोक। सूरदास किस भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं? ए निर्गुण, बी सगुण, सी सूफी या डी रीतिकाल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भक्ति काल की दो शाखाएं होती हैं, निर्गुण भक्तिधारा और सगुण भक्तिधारा। निर्गुण भक्तिधारा में निराकार की गुणगान गाए जाते थे, जैसे कबीर जी और रहीम जी के दोहे आदि रहते हैं। किंतु सगुण भक्तिधारा में दो शाखाएं थी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। निर्गुण भक्तिधारा की भी दो शाखाएं थी, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, लेकिन उसमें निराकार ईश्वर की साधना होती थी। और सगुण भक्तिधारा में साकार ईश्वर को माना जाता था, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी होती थी। सूरदास हमारी सगुण भक्तिधारा के कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। बी सगुण। कामायनी की रचयिता कौन है दोस्तों? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत, अथवा डी रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों कामायनी के रचयिता वही हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त जैसे नाटकों की रचना की है। कामायनी के रचयिता वही हैं जिन्होंने आंसू, लहर और झरना की रचना की है। कामायनी के रचयिता वही हैं जिन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। और ये कोई और नहीं दोस्तों, ये हमारे प्रसाद जी हैं, बी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मैं कहूँगी कि कर्मभूमि उपन्यास के लेखक वही हैं जिन्होंने गोदान की रचना की है, जिन्होंने गबन की रचना की है तथा जिन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। बी ए प्रेमचंद, बी निराला, सी महादेवी वर्मा या डी पंत। बताइए कौन है? दोस्तों निराला जी को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है तथा सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। हमसे बात की है कर्मभूमि की, और इसके लेखक वही हैं जिन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है, जिनका वास्तविक नाम धनपत राय है, जिन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से भी रचना की है, यानी कि हमारे प्रेमचंद्र जी, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों, रहीम का पूरा नाम क्या है? ए अब्दुल रहीम खान खाना, बी अबुल फजल, सी रस खान या डी मलिक मोहम्मद जैसी। यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी, रस खान का नाम क्या है दोस्तों? रस खान का वास्तविक नाम बताइए। और हमारा सही जवाब है ए अब्दुल रहीम खान खाना। कहा जाता है ये अकबर के सौतेले बेटे थे। इनकी माँ सलीमा बेगम की शादी बैरहम खान के साथ हुई थी और उनके इंतकाल के बाद उन्होंने अकबर से निकाह कर लिया था। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी महादेवी वर्मा। और इसका सही आंसर है सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने लिखा था, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर।
आखिरी प्रश्न है, हिंदी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अंतिम प्रश्न है दोस्तों, उत्तर बताइए, हिंदी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी मुंशी प्रेमचंद या डी महादेवी वर्मा। और सही उत्तर है बी जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी शेक्सपियर की तरह ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे दोस्तों। आपने उपन्यास भी लिखे हैं, आपने महाकाव्य भी लिखा है, आपने काव्य संग्रह भी लिखे हैं, आपने कहानियाँ आदि भी लिखी हैं, इसलिए इन्हें हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। और संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, या भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। अब एक बोनस प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही उत्तर देना है। नागमती वियोग किस काव्यकृति का प्रसिद्ध प्रसंग है? ए साकेत, बी कामायनी, सी पद्मावत या डी रामचरितमानस। और इसी के साथ हमारी प्रश्नोत्तरी होती है समाप्त। दोस्तों ऐसे ही और प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए आचार्य शिक्षा केंद्र से, शिक्षा से सफलता तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। वैसे हमारी टाइमिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 7 बजे कक्षा और 8:20 बजे क्विज आती है। शनिवार के दिन महाक्विज रहती है और रविवार के दिन 7 बजे आपको मिलेगा कविता पाठ, जिसमें केवल कविता पाठ होता है, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता और ना ही आपको कुछ पढ़ाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। नमस्कार।